आज मुसलमान लड़के पढ़ना नहीं चाहते, एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते, अपने माइंड को ब्रॉड नहीं करना चाहते हैं, समाज के हिसाब से बदलना नहीं चाहते हैं। आप डिस्को पब में जाइए, मैं चुन चुन करके आपको बता दूंगी कि देखिए ये मुसलमान लड़का है, ये मुसलमान लड़का है, ये मुसलमान लड़का है। मुसलमान लड़कियां अगर जीन्स वाली होती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, लेकिन वही हिंदू लड़कियां अगर जीन्स वाली होती हैं तो वो स्टाइल होता है। तो ये जो मानसिकता है, जब तक उर्दू जुबान वालों की, मुसलमानों की चेंज नहीं होगी, तब तक हमें हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे। आज श्रीमती ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट की वजह से, श्रीमती ममता बनर्जी ने 2011 में दिल्ली में जामा मस्जिद में इमाम बुखारी के बगल में बैठकर कहा था कि वो उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाएंगी। 2011 से 2022 ना ही कोई एक डेस्क बना, ना ही पुलिस स्टेशन में एक डेस्क बना उर्दू का। आज भी मुसलमान लड़के उर्दू में MA PhD करके भी बैठे हुए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो डिग्री लेकर। सुधीर कुलकर्णी जी जो अटल जी के बहुत ही नज़दीक थे, बहुत ही पास थे, उन्होंने भी बताया कि जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनकी सरकार बनी है, वो हर रोज लोगों को ये बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए, वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि लोग ये सोचते हैं कि किसी एक अकेले खानदान ने, परिवार ने देश को आजादी दिला। मुसलमान मुझे गाली देंगे ये सुन करके, लेकिन मेरे को बदन में लगेगा नहीं। हम मुसलमानों को एक दूसरे की गॉसिप और एक दूसरे की शिकायत करने से फुर्सत मिलती नहीं है। हम उर्दू जुबान वाले एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करने से पीछे हटते नहीं है। किस लड़की ने कैसा कपड़ा पहना है ये उनका दिमाग जरूर जाता है, किसकी बीवी कैसे घूम रही है ये उसका दिमाग जरूर जाता है, पर अपने हक और हकूक के लिए लड़ना उनके दिमाग में नहीं आता है। और अगर वो युवा सोच भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम की है और उसको जनता बहुत प्यार कर रही है, तब तो हमको कोई एक ऐसी क्रिमिनल हिडन आर्मी पैदा करनी है कि उसको मिट्टी में एकदम मिला देना है। तो आज इनका अपना खुद का पोल पट्टा खुल रहा है। ये खुद आपस में अभी तो कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनल्स पर कहा है कि सिर्फ 1 साल रुक जाइए, तो 1 साल में ये 6 महीना खत्म हो गया और आपने खुद ही तोड़ फोड़ देख लिया है। सब सौतन की तरह लड़ रहे हैं आपस। अस्सलाम वालेकुम। हिंद न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है मैम। वालेकुम। जैसा कि आपको पता है आज रिपब्लिक डे है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स से, अपने व्यूवर्स से? देखिए, सिर्फ रिपब्लिक डे एक दिन मना लेने से देश की भक्ति नहीं हो जाती है। मैंने हमेशा यही बात कही है कि देशभक्ति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं, पर अब एक रिचुअल हो गया है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो ही हम देशभक्ति दिखाते हैं, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रेम जो है, उनसे जो प्रेम भाव है वो भी हम सिर्फ 23 जनवरी को ही दिखा पाते हैं। तो ये गलत है। रिपब्लिक डे को लेकर के मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने सावरकर जी की बात कही थी संसद में। तो सांसद में जिस सावरकर जी के बारे में उन्होंने बात कही थी, वो सावरकर जी, मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने देशभक्ति का काम नहीं किया था, बिल्कुल किया था, लेकिन जेल से वापस आने के बाद सावरकर जी ने पूरी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उन्होंने बिल्कुल ही यू टर्न लिया था। तो ये मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने सावरकर जी की बात उठाई कैसे। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो नथुराम गोडसे का बहुत वाहवाही हो रहा है। नथुराम गोडसे को नथुराम गोडसे जी कहा जाता है और फादर ऑफ नेशन को हरामी कहा जाता है। तो एक दिन रिपब्लिक बना करके आप तिरंगा झंडा लहरा लेते हैं, एक दिन 15 अगस्त मना करके आप तिरंगा झंडा लहरा लेते हैं और उसको सल्यूट कर देते हैं, और अब फादर ऑफ नेशन को, जिसने हमें आज़ादी दिलाई, जिसकी वजह से हम अंग्रेजों से मुक्त हुए, आप उनको मंच पे हरामी कहा जाता है। और जिन्होंने फादर ऑफ नेशन की हत्या की, नथुराम गोडसे, उसको जी करके सम्मान दिया जाता है।
तो क्या हमने ऐसे देश की कल्पना की थी? क्या हमने ऐसे नीतियों की कल्पना की थी? आप सोचिए कि अब हिंदू मुस्लिम का जो एक आपस में डिवाइड करने का था वो लोगों को समझ में आ गया। हिंदुस्तान में कोई काम 2014 से नहीं हो रहा है, ये लोगों को समझ में आ गया। अब बात यहाँ पर आई है कि चलो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स और जितने भी हमारे देश के प्राउड फैक्टर है उनको लड़ाया जाए, उनको लेकर के लड़ाया जाए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अभी कुछ दिन पहले भी मैं देख रही थी कि सुधीर कुलकर्णी जी जो अटल जी के बहुत ही नजदीक थे, बहुत ही पास थे, उन्होंने भी बताया कि जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनकी सरकार बनी है वो हर रोज लोगों को ये बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए, वो सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए। एक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि लोग ये सोचते हैं कि किसी एक अकेले खानदान ने, परिवार ने देश को आजादी दिलाई। हम में से कोई नहीं कहता है कि नेहरू जी ने आजादी दिलाई, हम सब यही कहते हैं कि बापू जी ने हमें आजादी दिलाई। अब उनका साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने दिया। आज इंडिया गेट में, आप दिल्ली इंडिया गेट के पास जाइए, वहां पर जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं उसमें हम मुसलमानों के भी नाम हैं, उसमें हिंदुओं के भी नाम है, उसमें सिखों के भी नाम है, उसमें ईसाइयों के भी नाम है। तो आज वो लोग कहाँ चले गए? आज ये हिंदुत्व का राग अलापते हैं, हर वक्त हिंदुत्व की बात करते हैं, व्हाट्सएप या ज्ञान देते हैं, एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग कहाँ? वो लोग तो अब बेचारे मर गए, वो तो आकर कहेंगे नहीं, वो मुसलमान, कि हमने भी अपना लहू बहाया था, हमने भी अपना खून बहाया था। तो ये नया इतिहास लिखने की जो कोशिश रची जा रही है, ये नया इतिहास बनाने की जो कोशिश एकदम फॉर नो रीजन किया जा रहा है, व्हाट्सएप या ज्ञान दे दे करके और एक टीआरपी फैला करके लोगों का जहन भटकाने की कोशिश की जा रही है। इससे हम लोगों को बिल्कुल परे हट करके अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास अब कोई नया लिख नहीं सकता है, इतिहास बनाया होता है। रिपब्लिक डे का आज दिन है, आज सबने झंडा लहराया, तिरंगा झंडा लहराया, सबने उसको सम्मान दिया, लेकिन ये वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो सावरकर जैसे लोगों का ज्ञान बांट रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी मेरी इस बात को, मेरे इस बाइट को सुनने के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे सोशल मीडिया पर गाली देंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे। तो इससे बाहर आकर के क्या देश के बारे में कोई सोच रहा है? क्या महंगाई के बारे में कोई सोच रहा है? क्या एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। जो फ्रीडम फाइटर थे वो रहेंगे, जो फादर ऑफ नेशन का जो रिस्पेक्ट है वो रहेगा। हर एक हिंदुस्तानी के दिल में गांधी जी के रिस्पेक्ट को ना कोई हटा सका है, ना कोई हटा पाएगा। मैं बहुत आश्चर्य होता है मुझे, और मुझे बहुत अजीब लगता है कि एक अटल जी थे जिनकी सरकार जब थी तो कलाम जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, दोनों की राम रहीम की जोड़ी थी, और हिंदुस्तान में एक सुकून था। एक इतने पढ़े लिखे इंसान जो हर एक धर्म को एक बराबर लेकर के ह्यूमैनिटी के साथ चलते थे। आज जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुझे लगता है कि इन लोगों का हक नहीं है कि ये लोग रिपब्लिक डे या 15 अगस्त इन लोगों को मनाना चाहिए। यही मेरा कहना है। मैडम, यौम जमहूरिया का ये 73वां साल है जी, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट छेड़छाड़ कर रही है, ये कितना न्याय है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? मैं तो कह रही हूँ कि देखिए, इनका कहना है कि हिंदुस्तान इनके बाप की जागीर है, इनका कहना है कि हिंदुओं का हिंदुस्तान है, और जो अनपढ़ जाहिल गंवार लोग जो सोशल मीडिया पे फेक आईडीज बना करके घूमते हैं, वो कहते हैं कि सारे मुसलमान पाकिस्तानी हैं। तो हमारे वो मुसलमान लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपना खून बहाया, वो सिख जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खून बहाया, आज वो पंजाबी और सिख जो आज भी बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, क्या ये इन फेक आईडीज जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारिता हैं, जो 2 रुपए और 4 रुपए पे जो लोग फेक आईडीज बना करके लोगों को अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं घर में बैठे बैठे, ये बताएंगे कि आजादी क्या होती है, फ्रीडम फाइटर क्या होते हैं और हमको कैसे जीना चाहिए? नेवर।
मैं ये मानती हूँ कि जब से 2014 से कंगना जी ने कहा था कि हमें आजादी भीख में मिली है और 2014 में आजादी मिली है प्रॉपरली, सही तरीके से। मेरा कहना है कि 2014 से लिबरल जो सोच थी उसको हार्म करने की, उसको डैमेज करने की, उसको डूम्ड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो संसद के बाहर हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो मैं शॉक में हूँ। बंगाल में बीजेपी में दरार पैदा हो गई है। आपने टीवी न्यूज देखा होगा कि जयप्रकाश मुजुमदार और रितेश तिवारी को किस तरह से इन लोगों ने नोटिस भेजा है बगैर इन्फॉर्म के। इस बारे में क्या कहें कि ये जो बीजेपी यहाँ पे बंगाल में है या फिर जो सेंट्रल में है वो किस तरह की मनमानी कर रही है कि अगर उनको रोकने के लिए कोई कुछ कह रहा है तो उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे उनके मन में कभी था ही नहीं कि उनको यहाँ पर उनकी सरकार बनानी है। मैं यूपी का दौरा भी की हूँ, मैं त्रिपुरा का दौरा भी की हूँ, मैं बिहार का दौरा भी की हूँ। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर एक जोश है, वहां के वर्कर्स के अंदर एक जोश है कि हमको यहाँ पर अपनी सरकार बनानी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय रेप का आसामी, जिस रितेश क्या नाम है मुझे पता नहीं है, जो भी उनका भी कुछ दिन पहले कोई लड़की मालिश कर रही थी, शायद वो वही वाले रितेश, ये वही वाले रितेश है ना जिनका मालिश करते हुए किसी लड़की के साथ तस्वीर आया था। तो ये जितने भी लोग हैं इनको एक्चुअली में अपने अपने चेयर से बेइंतहा मोहब्बत है। ये बस यही सोचते हैं कि हम किसी भी इंटेलिजेंट लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम किसी भी पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम किसी भी बहुत रिस्पेक्टेड लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम किसी बहुत वोकल लोगों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इनकी एक मानसिकता है कि अगर कोई औरत बहुत ज्यादा वोकल है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो या तो वो कुछ और मेरे साथ कर ले कॉम्प्रोमाइज, और या तो फिर हम इसको किसी ना किसी केस में फंसा करके अंदर करवाएंगे इसका इमेज खराब करने के। देर आए दुरुस्त आए। मैं यही कहूंगी कि आज कम से कम लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में हो रही है पोल पट्टा तो खुल रहा है। एटलीस्ट लोगों को पता तो चल रहा है कि एक्चुअली गलती किसी जनता की नहीं थी कि वोट नहीं डाला, गलती इन लोगों की ही थी जो वोट नहीं डाला। और आज ये दही सही कर करके कोई फायदा नहीं होगा, जयप्रकाश मुजुमदार हो या वो तेल मालिश वाले हो, ये दही सही करके कोई फायदा नहीं होगा। ये इन्होंने एक 1 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपने मन में बना रखी थी, चाहे वो अमिताभ चक्रवर्ती और कुछ दिन पहले उनका भी बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही लगाया क्रॉस करके। तो ये इनकी मानसिकता ही थी कि हमको कैसे भी करके अपने चेयर पे बैठे रहना है, युवा सोच को हमको आगे नहीं बढ़ने देना है। और अगर वो युवा सोच भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम की है और उसको जनता बहुत प्यार कर रही है, तब तो हमको कोई एक ऐसी क्रिमिनल हिडन आर्मी पैदा करनी है कि उसको मिट्टी में एकदम मिला देना है। तो आज इनका अपना खुद का पोल पट्टा खुल रहा है। ये खुद आपस में अभी तो कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे चैनल्स पर कहा है कि सिर्फ 1 साल रुक जाइए, तो 1 साल में ये 6 महीना खत्म हो गया और आपने खुद ही तोड़-फोड़ देख लिया है। सब सौतन की तरह लड़ रहे हैं आपस में कि हस्बैंड मेरा है, हस्बैंड मेरा है। तो ये जो है ये अभी और बुरे शक्ल में आएगा। इवन जयप्रकाश मुजुमदार ने अभी रिसेंट जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चेंज किया, जो अपने निजी लोग थे उनको उन्होंने पोजीशन दिया, जो काम करने वाले लोग थे उनको उन्होंने पोजीशन नहीं दिया। तो मुझे ये बताइए कि 2017 से लेकर के 2022 तक में भारतीय जनता पार्टी में जो सही में, जो मैंने देखा है, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो सही में काम करने वाले लोग हैं उनको तो ये फंसाने का काम करते हैं, उनको डुबाने का काम करते हैं, और जो लोग सिर्फ तेल मक्खन लगाते हैं तलवा में उनके साथ ही इनका सही बाउंडिंग बैठता है। तो लड़े आपस में, अच्छा ही है, जरा जनता को भी पता चले कि एक्चुअली में इनका फेस क्या है। मैम, उर्दू लैंग्वेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसा कि आप जानती है बंगाल में उर्दू जबान को सेकेंड लैंग्वेज करार दिया गया है, तो इससे आप कहाँ तक सेटिस्फाई है, कहाँ तक मुतमईन है? देखिए, मेरे नेचर के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता है कि मैं मक्खनबाजी करने वाली हूं नहीं। मेरे ना मुंह खाता है मेरा और ना ही आंख लजाता है मेरा।
श्रीमती ममता बनर्जी ने 2011 में दिल्ली में जामा मस्जिद में इमाम बुखारी के बगल में बैठकर कहा था कि वो उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाएंगी। 2011 से 2022 ना ही कोई एक डेस्क बना, ना ही पुलिस स्टेशन में एक डेस्क बना उर्दू का। आज भी मुसलमान लड़के उर्दू में MA PhD करके भी बैठे हुए हैं, हिस्ट्री ऑनर्स करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो डिग्री लेकर के भी जाहिलों वाला काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मुसलमानों को एक दूसरे में नोकताचीनी करने से फुर्सत कहाँ मिलती है। अब मुसलमान मुझे गाली देंगे ये सुन करके, लेकिन मेरे को बदन में लगेगा नहीं। हम मुसलमानों को एक दूसरे की गॉसिप और एक दूसरे की शिकायत करने से फुर्सत मिलती नहीं है। हम उर्दू जुबान वाले एक दूसरे को क्रिटिसिज्म करने से पीछे हटते नहीं है। किस लड़की ने कैसा कपड़ा पहना है ये उनका दिमाग जरूर जाता है, किसकी बीवी कैसे घूम रही है ये उसका दिमाग जरूर जाता है, पर अपने हक और हकूक के लिए लड़ना उनके दिमाग में नहीं आता है। पश्चिम बंगाल की ही बात मैं करती हूँ कि पश्चिम बंगाल में आप जितने भी मुस्लिम एरिया हैं उस एरिया में आप जाइए। आप अगर मेरे को 100 लड़का पढ़ा लिखा आप दिखा दीजिए, अच्छे काम काज करने वाला लड़का दिखा दीजिए, तो मैं मेरे को जो बोलिएगा मैं वो करूंगी। आज मुसलमान लड़के पढ़ना नहीं चाहते, एजुकेशन हासिल नहीं करना चाहते, अपने माइंड को ब्रॉड नहीं करना चाहते हैं, समाज के हिसाब से बदलना नहीं चाहते हैं। आप डिस्को पब में जाइए, मैं चुन चुन करके आपको बता दूंगी कि देखिए ये मुसलमान लड़का है, ये मुसलमान लड़का है, ये मुसलमान लड़का है। जिस घर में मुसलमान 5 बेटे हैं उस घर में एक आएगी हिंदू बहू और एक आएगी चाइनीज, जो मणिपुर की या सिक्किम की लड़कियां होती हैं वो बहू बनकर आती हैं। इसको ये अपना फैशन समझते हैं, इसको ये अपना बहुत स्टाइल समझते हैं। मुसलमान लड़कियां अगर जीन्स वाली होती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, लेकिन वही हिंदू लड़कियां अगर जीन्स वाली होती हैं तो वो स्टाइल होता है। तो ये जो मानसिकता है, जब तक उर्दू जुबान वालों की मुसलमानों की चेंज नहीं होगी तब तक हमें हमारे हुकूक नहीं मिलेंगे। आज श्रीमती ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट की वजह से अपनी सरकार बनाई इस बार, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि अगर मुसलमानों ने एक तरफा श्रीमती ममता बनर्जी को वोट नहीं दिया होता तो शायद आज पल्ला भारी पड़ जाता बीजेपी का। एकजुट हो करके मुसलमानों ने ममता बनर्जी को बचाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भाजपा जैसे हिंदुत्व का राग अलापने वाले पार्टी को यहां पर नहीं देखना चाहते थे, सिर्फ इसलिए ताकि 100 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ना आ जाएं, सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगर 100 से ऊपर आ जाएंगी तो लेफ्ट फ्रंट उसको हेल्प करके उसकी सरकार बनने के लिए उसको हेल्प कर देता। तो आज मुसलमानों को जाकर के ममता बनर्जी ने एक मीटिंग नहीं बैठाई, या मुसलमान में आज गयासुद्दीन मुल्ला है, आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। गयासुद्दीन मुल्ला के बारे में आप लोग जानते होंगे, माइनॉरिटी मंत्री हैं, लेकिन जाकर के आप मुसलमानों से पूछिए कि जरा बताइए तो कि तृणमूल कांग्रेस में गयासुद्दीन मुल्ला जी का क्या मुकाम है। तो एक्चुअली में सिर्फ एक दिया गया है पोर्टफोलियो, क्योंकि वो मुसलमान है, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया गया। आपने मटिया फरोज में कभी गयासुद्दीन मुल्ला को देखा मीटिंग करते हुए मुसलमानों के पक्ष में? मे बी मेरी इन सब बातों से मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, लेकिन मैं फैक्ट बोलना और मुंह फट हूं मैं, मुझे फैक्ट बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं डिपेंड एक्चुअली में पश्चिम बंगाल में हर मुसलमान को सोचना चाहिए कि वो अकेला है और उसको अपने हक के लिए लड़ना है। जिस तरह से मुसलमान एकजुट होकर के उन्होंने श्रीमती ममता बनर्जी को जिताया, इस बार सरकार लाया उनका, और उन्होंने एक भी कांग्रेस, एक भी लेफ्ट फ्रंट और भाजपा को नहीं आने दिया, उसी तरीके से काश के मुसलमान एकजुट होकर के अपने हक के लिए लड़ना स्टार्ट करें। तब गयासुद्दीन मुल्ला हो या श्रीमती ममता बनर्जी हो या फरहाद हकीम हो, उनको भी उनके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। एक दिन के मुहर्रम की छुट्टी से मुसलमान का भला नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।